आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने पटना के गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली चल रहा है और रैली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपाकर भट्टाचार्य क्या कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। चौतरफा है, संकट चौतरफा है और संकट ने एक तरह से पूरे देश को घेर लिया है। हर मोर्चे पर संकट है और इस संकट से अगर देश को बचाना है, देश को अगर इस संकट से बचाना है तो देश के जनता की ताकत, आंदोलन की ताकत, जिस ताकत ने देश को आज़ादी दिलाई थी, जनता की जिस एकता ने और संघर्ष ने, उसी तरह की एकता और उसी तरह की ताकत और उसी तरह का संघर्ष, उसी के बल पर आज हम देश को बचा सकते हैं और इसीलिए इसका संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। लोकतंत्र, सबसे ज़्यादा गरीबों को लोकतंत्र चाहिए। जो अमीर लोग हैं और मोदी जी के राज में, ये तो अमीरों के द्वारा अमीरों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। और जो अमीर हैं वो समझते हैं कि हम लोकतंत्र को खरीद लेंगे। जनता जो है वो लोकतंत्र का निर्माण करती है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ हम उठा सके, इसके लिए गरीबों को लोकतंत्र चाहिए हर मुद्दे पर। अगर आपका मुद्दा रोजगार हो, आपका सवाल ये हो कि भाई हमारा मकान जो तोड़ दिया गया बुलडोजर से वो मकान फिर से बने, अगर आपका सवाल ये हो कि हम जो मिड डे मील में काम करते हैं हमें स्कीम वर्कर का दर्जा मिले, हमारा वेतन बढ़े, अगर आपका मुद्दा है कि हमें मनरेगा में जो काम करते हैं उसकी मजदूरी बढ़े और समय पर मिले, अगर आप किसान हैं आपका मुद्दा है कि हमें समय पर खाद मिले, उस पर कालाबाजारी ना हो, उसकी एमएसपी की गारंटी हो, खेत में पानी हो, मुद्दा कुछ भी हो सकता है। जितने भी हमारी जिंदगी के मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, मान सम्मान के, हक अधिकार के, इन सारे मुद्दों को ले लड़ने के लिए हमें लोकतंत्र चाहिए और इसीलिए लोकतंत्र है पासपोर्ट। ये लोकतंत्र रहेगा तब हम लड़ पाएंगे अपने सवालों को लेकर के, अपनी आवाज उठा पाएंगे और इसीलिए सबसे ज्यादा गरीबों को समूचे लोकतंत्र के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लोकतंत्र के लिए हमें लड़ना है और इस संकल्प के लिए हम यहाँ आए हैं। आज क्या स्थिति बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं अभी आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव, अब कह रहे हैं कि अभी से लेके 2047 तक अमृत काल में वो कह रहे हैं लोगों से कि भाई अब अधिकार की बात मत करो, बहुत अधिकार की बात हो गई, अब कर्तव्य की बात करो, कर्तव्य करो। और इसीलिए ये जो अमृत काल है ये कर्तव्य काल है। जब लोग अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं कि हम रेवड़ी बांटने के लिए तो नहीं हैं, लेकिन जब अदानी के सवाल पर संविधान संसद में बहस हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि वे सरकार क्यों भाग रही है, सरकार क्यों जांच नहीं करा रही है, सच्चाई से क्यों सरकार मुंह चुरा रही है, तो उस समय मोदी जी कह रहे थे कि भाई हमने तो गैस दे दिया, हमने तो राशन दे दिया, हमने तो ये सब दे दिया, वो दे दिया, इतने स्मार्ट सिटी का ऐलान कर दिया, तो इसीलिए मुंह बंद करके रखो। तो वो समझते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। और अगर कोई राशन मिला, किसी को वैक्सीन मिला, किसी को थोड़ा रोजगार मिला, किसी के खाते में थोड़ा पैसा चला गया, तो लोग चुप होकर के रहेंगे, तमाम बातें मान लेंगे, सरकार कुछ भी करते रहे उसका साथ खून माफ। ये आज़ादी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने कहा था कि हम आधी रोटी खा करके भी रहेंगे, लेकिन हमें पूरा सम्मान चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। इसलिए कोई अगर ये कहने की हिम्मत करे इस देश में किसी राजा की तरह कि तुम खा रहे हो, तुमको हम राशन दे रहे हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करो, राजा का नाम कीर्तन करो, राजा के लिए ताली बजाओ, तो ये राजशाही हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है, ये लोकशाही है और लोकशाही रहेगी और लोगों का पूरा अधिकार हम ले करके रहेंगे। अभी हमने देखा BBC में एक फिल्म आई गुजरात को लेकर के, और बाद में भी मोदी जमाने में, मोदी सरकार में देश की जो स्थिति है इसको लेकर मोदी जी को बड़ा गुस्सा, भारतीय जनता पार्टी वाले को, RSS वालों बड़ा गुस्सा है कि भाई गुजरात की बात अब क्यों होगी, 20 साल पुरानी बात है, बात खत्म हो गई है, तो गुजरात की बात क्यों होगी। गुजरात की बात होगी तब तक होती रहेगी
जब तक हिंदुस्तान में हमें पूरा का पूरा इंसाफ ना मिले, जब तक ये जनसंहार करने वाली, बलात्कार करने वाली ताकतों को हम गद्दी से बाहर ना कर दे, समाज में कमजोर ना कर दे, तब तक गुजरात की बात होती रहेगी। क्योंकि हमें गुजरात से संकल्प लेना है कि दोबारा हिंदुस्तान में कहीं गुजरात होने नहीं देना है। और आज ये ऐलान कर रहे हैं मंचों से, धर्म के नाम पर संसद बुलाते हैं और धर्म संसद बुला करके वहां आकर के ऐलान करते हैं कि जनसंहार कर दो। गुजरात में चुनाव में जाते हैं और चुनाव में जाकर के अमित शाह कहते हैं कि हमने जनसंहार करके सबक सिखा दिया। तो आप जो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए वो बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनके परिवार का हत्यारा आपके लिए नायक हो सकते हैं, वो आपके नेता हो सकते हैं। आप उनको आज़ादी के 75 साल के मौके पर जेल से छुड़ा करके उनको बाहर ला करके माला पहना करके आपके नायक की तरह, नेता की तरह सम्मानित कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान के लिए नायक नहीं है, नेता नहीं है, हमारे लिए अपराधी है। और किसी भी अपराधी को, बलात्कारी को, जनसंहार करने वाली को अगर सम्मानित करने की कोशिश होगी, ये मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुद्दा बना रहेगा। और इसीलिए हम तो देख रहे हैं कि बीबीसी की फिल्म के बाद अब बीबीसी के दफ्तर पर उसको रोकने की कोशिश हुई, अब दफ्तर पर छापा। अब बताइए ये क्या बता रहा है कि सच से कितना डर है। वो चाहते हैं कि वे लोगों को सच पता ना चले, लोग सच्चाई, लोगों को जानकारी ना मिले गुजरात में क्या हुआ था। आज जो 20 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, छात्र नौजवान हैं जो गुजरात के बाद पैदा हुए, उनको पूरी जानकारी चाहिए। दुनिया पढ़ती है हिटलर के समय में जर्मनी में क्या हुआ था, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे इतिहास में, हमारे पूरे दुनिया में कितने खराब सरकार आई थी, कितनी खराब राजनीति हुई थी, कितने जबरदस्त बड़े पैमाने पर जनसंहार रचा गया था। वो इसलिए जानना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसा ना हो दुनिया के किसी भी कोने में। और इसीलिए आज ये जो सच को दबाने, अगर सच कहने पर कह रहे हैं कि जेल चले जाओ, तो ये जो सच से डर है और हर चीज के जवाब में उनके पास क्या है, नफरत। हम देख रहे थे कि गुजरात में चुनाव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक कोई फिल्मी सितारा प्रचार कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि भाई गुजरात के लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, गैस की कीमत बढ़ी है तो गैस की कीमत ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? क्या आपके घर के बगल में उसी गैस से कोई बंगाली मछली बनाए, क्या आपको ये मंजूर है? अब बताइए। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है गैस। अब वो कह रहे हैं कि कोई बंगाली आपके घर के बगल में मछली पकाए, क्या आपको ये बर्दाश्त है? बाद में उन्होंने कहा कि बंगाली से मेरा मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब जरा सोच लीजिए। तो महंगाई उनके लिए मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं कि महंगाई तो अब है, महंगाई चलती रहेगी, बेरोजगारी है, चलती रहेगी। मुद्दा क्या है? नफरत। मुद्दा है नफरत, ताकि लोगों को बांटो, लोगों को बांटो, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को बांटो और बांट करके राज करो। ये बांटो, फूट डालो और राज करो, ये किसकी पॉलिसी थी? ये अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेज राज करते थे इसी तरह, हिंदुस्तान को बांट करके, हिंदू और मुस्लिम में बांट करके, और अंततः जब देश छोड़ के गए तो देश को बांट करके चले गए। तो ये बांटो राज करो, नफरत फैलाओ राज करो, ये लाठी गोली चलाओ और राज करो, जनसंहार करो और राज करो, ये अंग्रेजों का राज करने का तरीका था। और आज उसी रास्ते पर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हमें याद आता है भगत सिंह ने बहुत जबरदस्त बात कही थी आज़ादी के आंदोलन के दौर में। उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और उनकी जगह पर कोई भूरे अंग्रेज आ जाए। आज ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि गोरे अंग्रेजों की जगह पर ये जो अदानी अंबानी वाले जो भूरे अंग्रेज जो आए हैं, ये जो आरएसएस वाले भूरे अंग्रेज आए हैं, जो अंग्रेज के तर्ज पर राज करना चाहते हैं, लोकशाही को दबा करके, जो किसी भी सवाल पर सच बोलने पर यूएपीए लगा करके, सीडिशन कानून लगा करके, झूठे मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डाल देते हैं। जहां उनके जेल में फादर स्टैन स्वामी जैसे हमारे जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी को मैं सुन रहा था, संविधान दिवस पर देश की राष्ट्रपति हैं, देश की राष्ट्रपति बोल रही थी, वो पूरा लिखित भाषण था। लिखित भाषण पढ़ने के बाद उन्होंने
अपने से बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने अपने से बोलना शुरू किया, मैंने सुना उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे थे कि भाई हम जब उड़ीसा में एक एमएलए थे और फिर हम झारखंड में गवर्नर थे, हम जेलों का दौरा किए और जेलों में जब हम गए तो हमने देखा कि वर्षों वर्षों से आदिवासी जेल में वहाँ पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, वो उनका केस कोई नहीं देख रहा है। वर्षों से भारत के आदिवासी जेलों में प्रताड़ित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कुछ किया जाना चाहिए। हमारे फादर स्टैन स्वामी क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि वे आदिवासी जो जेल में बंद है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूरे देश के राजनीतिक बंदी जो जेलों में बंद है, इनकी जेल से अविलंब रिहाई होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति तक ये बात कहती है, लेकिन जब आप आंदोलन करेंगे, बोलेंगे, तो आपको फिर जेल में डाला जाएगा। और जेल में कभी फादर स्टैन स्वामी और बिहार की बात करें तो हमारे कॉमरेड शाह चांद जैसे साथियों का इसी जेल के अंदर रह करके आजीवन कारावास झेलते हुए निधन हो जाता है। तो साथियों, आज हम इसी को झेल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि देश में फांसीवाद आ गया है, ये जो हम कह रहे हैं कि देश हिटलरशाही के रास्ते पर चल रहा है, ये बहुत क्या है। इसमें एक तरफ हम देखेंगे कि अमीरों का राज है, अमीरों का राज है। अभी एक रिपोर्ट आई और हमें पता चला कि कोविड के दौर में 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस दौर में हमारे पास हमारा रोजगार चला गया, हमारे प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर वो कहां से पैदल चल करके आए। वो जो दरभंगा की बेटी ज्योति साइकिल में अपने पिता को बैठा करके वहां से दरभंगा ले आई गुड़गांव से। तो हमारे जब प्रवासी मजदूर इस तरह से पीड़ा झेल रहे थे, जो हमारा रोजगार चला जा रहा था, राशन नहीं है, इसी दौर में, इसी कोविड के दौर में इस देश के जो खरबपति है, अरबपति है, उनकी संख्या बढ़ी। और वो मामूली नहीं, 102 से बढ़कर के 166। अब समझ लीजिए किस तरह से इनकी संख्या बढ़ी है। इसी दौर में अदानी की संपत्ति बढ़ी थी, जो संपत्ति अभी लगातार उसके खुलासा हुआ, किस तरह से लूटा है, किस तरह से झूठ बोला है, किस तरह से धोखाधड़ी की है, और ये धोखे की संपत्ति अब धीरे धीरे बाजार में वो खत्म हो रही है। तो ये जो पूरे दौर है, जिस दौर में आम लोगों के लिए रोजगार नहीं, भुखमरी है, आम लोगों के लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, उसी दौर में हिंदुस्तान में अमीरों की ताकत और उनकी तादाद कुछ बड़ी है, जो सबसे बड़े सुपर रिच है। ये है मोदी सरकार। दूसरा क्या है मोदी सरकार? जो हमने कहा मोदी सरकार मतलब मोदी सरकार के पीछे आरएसएस का क्या है? बस एक एजेंडा, नफरत 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 फैलाओ और इस पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट करके अभी कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव होगा। एजेंडा क्या होगा कि 24 के 1 जनवरी के अंदर हम राम मंदिर चालू करेंगे। राम मंदिर 92 में बाबरी मस्जिद को गिराया, तब से लेकर लगातार राम मंदिर के नाम पर हम चुनाव लड़ते रहेंगे, बस हिंदू की बात करते रहेंगे। लेकिन वो जो हिंदू किसान है, वो जो हिंदू मजदूर है, वो जो हिंदू बेरोजगार है, देश के 80% अगर लोग हिंदू हैं तो बेरोजगारों में भी और देश के भूखे लोगों में भी, किसानों में भी, मजदूरों में भी, वो सारे आप पाएंगे कि उसमें भी बहुत संख्या हिंदुओं की है, उनकी कभी कोई बात नहीं होगी। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को बांट करके नफरत फैला करके राज करना चाहते हैं। और तीसरा, ये जो आज़ादी की बात करते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हैं अंग्रेज के चेले शुद्ध रूप से। उस समय जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब भी यही काम कर रहे थे। तब भी जब उस समय पूरे देश के नौजवान लड़ रहे थे, भगत सिंह और उनके साथी जेल में जा रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, पूरे देश को भटकाने का काम कर रहे थे। तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी सिर्फ नफरत और अंग्रेजों की दलाली करना, और आज भी वही काम वो लोग कर रहे हैं सत्ता में बैठ करके। अभी कह रहे हैं तो ये अंग्रेजों के तर्ज पर राज चलाना, ये अमीर परस्ती की नीति, अदानी अंबानी की नीति, और ये जो पूरे देश में आरएसएस का नफरत का एजेंडा, ये तीनों को जोड़ दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार समझ में आ जाएगी। और ये मोदी सरकार की इतनी घमंड है, भारतीय जनता पार्टी की आज इतनी घमंड है, इसी पटना में
जुलाई के अंत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और पटना में आकर के उन्होंने ऐलान किया था देश में एक पार्टी रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, बाकी पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। और अमित शाह कहते हैं हम इस देश में 50 साल राज करेंगे। ये जो राजा की भाषा बोल रहे हैं, राजशाही की भाषा बोल रहे हैं, आज ये गांधी मैदान की रैली ये कहने के लिए है कि ये जो तुम्हारा घमंड है, हिंदुस्तान में हम एक पार्टी का शासन चलाएंगे और वर्षों वर्षों तक राज करेंगे, ये घमंड अपने पास रखो, ये चलने वाला नहीं है इस देश के अंदर। ये हिंदुस्तान में लोकशाही है और इन तमाम लोकशाही को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए साथियों, बिहार पर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है। 2019 में चुनाव परिणाम देखिए, पूरे बिहार में 40 में एक किशनगंज की सीट छोड़ करके तमाम सीटें, उस समय नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो एनडीए गठबंधन को 40 में एक छोड़ करके सभी सीटें मिल गई। हम सारे लोग चिंतित हुए, पूरे देश में चिंता की लकीरें बढ़ गई कि भाई बिहार वो प्रदेश है जहां 1974 का आंदोलन हुआ था। 74 का आंदोलन ने इस देश को आपातकाल से 77 में जो छुटकारा मिला, उसके पीछे 74 के आंदोलन का बड़ा योगदान था। ये नीतीश कुमार ये 74 के आंदोलन के नेता थे। क्या हो गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये पूरे एनडीए को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज 2020 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में नज़ारा काफ़ी बदला, महागठबंधन का स्वरूप बदला, भाकपा माले की सीटें बढ़ी, 1 दर्जन विधायक हमारे पहुंचे और 1 दर्जन जब नौजवान नेता हमारे पहुंचे विधानसभा के अंदर, तो बिहार से लेकर के पूरे देश में लोगों को लगा कि ये संघर्ष की जीत है, संघर्ष की आवाज़ गूंज रही है, ये हिंदुस्तान के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और आज उसी का परिणाम है, ये जो 2020 का चुनाव का परिणाम था, उसी के बाद ये पिछले साल 9 अगस्त को जो आपने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश जी इधर आए और सरकार बदल गई, तो ये सरकार नहीं बदल सकती थी अगर 2020 में ये मजबूत महागठबंधन की दावेदारी नहीं होती, भाकपा माले की ये मजबूत दावेदारी नहीं होती, बिहार के अंदर इतना जबरदस्त जनता की ताकत का निर्माण नहीं होता, तो शायद वो महाराष्ट्र वाला मॉडल लागू होता। महाराष्ट्र वाला मॉडल खरीद करके सरकार को चुरा लो, भारतीय जनता पार्टी वाले शायद अब तक अपनी किसी मुख्यमंत्री को थोप दिए रहते बिहार के ऊपर। लेकिन ये आपकी ताकत है जमीन पर, जिस ताकत ने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र वाले मॉडल को बिहार में रोक दिया। अब लोग कह रहे हैं कि बिहार रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है, ये रास्ता है। बिहार हमेशा रास्ता दिखाता रहा है, आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी दिखाया और आज़ादी के बाद भी हर दौर में तानाशाही के खिलाफ, सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए, आज़ादी के लिए, सम्मान के लिए, बदलाव के लिए रास्ता दिखाता रहा है। ये रास्ता कहाँ से आता है? ये रास्ता हर गांव से निकलता है। ये वो गांव का आंदोलन है, ये वो गरीबों का आंदोलन है, जहाँ से वो ताकत का निर्माण होता है। ऊपर आप जो देखते हैं, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई सरकार पर निर्भर नहीं होना है। हमारे कुछ साथी लोग पूछ रहे थे, पत्रकार लोग भी पूछ रहे हैं कि 1 दर्जन विधायक आपके हो गए हैं, तो 1 दर्जन विधायक है, सरकार बदल गई है, क्यों नहीं मंत्रिमंडल में चले जाते हैं? मंत्रिमंडल में जाइए, कोई एक मंत्री पद ले लीजिए और उसी काम को करिए। हमने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल हमारे लिए वो बड़ा काम नहीं है। हमारे लिए बड़ा काम क्या है? ये जो आप आए हैं, हम देख रहे हैं तरह तरह के नारे लिखे हुए हैं, हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बेरोजगार साथी हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए। छात्र लड़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा परीक्षा लेट से चल रही है, नियुक्तियां लेट में है, उसमें धांधली हो रही है। ये जो बक्सर के किसान लड़ रहे थे कि मुआवजे की मांग, मुआवजा ठीक से नहीं मिला, और बक्सर के किसान जब बोले कि मुआवजा ठीक से नहीं मिला तो रात के अंधेरे में घुस करके पुलिस ने लाठी चलाई। ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये सब जो चल रहा है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। ये लड़ाई अगर कभी भी कमजोर होगी, सरकार के भरोसे रह जाएंगे, सरकार पर भरोसा कर लेना, प्रशासन पर भरोसा कर लेना, इसका मतलब अपनी पहल खो देना और अपनी आज़ादी को छोड़ देना। और इसीलिए भाकपा माले का मतलब है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, अच्छा काम हो तो हम निश्चित तौर पर मदद करेंगे, लेकिन सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। जनता को अपने भरोसे रहना है, अपनी ताकत
अपनी पहचान, अपनी पहलकदमी, अपना संघर्ष, इसी के बल पर, इसी का नाम है भाकपा माले। और इसीलिए माले की ताकत घटती नहीं है। विधानसभा में 2010 में हमारे पास एक भी विधायक नहीं थे, 2010 में एक भी विधायक हमारे नहीं थे, और आज हमारे पास 1 दर्जन विधायक हैं। ये महज चुनाव का सवाल नहीं है। चाहे एक भी विधायक ना हो तब भी गांधी मैदान को भर देने की ताकत भाकपा माले के पास रहती है। और अगर 1 दर्जन विधायक हो तब हम पूरे बिहार से लेकर के देश में ये संदेश दे सकते हैं। तो इसीलिए साथियों, हमें अपने इस बुनियादी संघर्ष को, अपनी पहलकदमी को, गांव के गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की एकता, इसको और मजबूत बनाना है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कितने सारे आंदोलनों का समागम हो गया है। कितने सारे आंदोलन करने वाले लोग अपने अपने मुद्दे लेकर के हमारे पास भी आकर के बोल रहे हैं कि दीपंकर जी, सरकार तो बदल गई लेकिन हमें अभी भी खुशी नहीं है। हमें लग रहा है कि सरकार ठीक रास्ते पर नहीं चल रही है, अभी भी रोजगार का सवाल बना हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। हम तो खुश तब होंगे जब देश में नीतियां बदल जाए, देश में नीतियां बदल जाए। अभी विकास के नाम पर हो क्या रहा है? अभी मोदी जी को देखिए, विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं? ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, वंदे भारत कह रहे कि बुलेट गति से ट्रेन चलेगी। गंगा सफाई के नाम से आए थे, जिस गंगा को साफ करने की बात कह करके आए थे, गंगा तो साफ नहीं हुई। कोविड के दौर में गंगा में लाशें बहती रही। हमारे एक कवि ने कहा कि ये सर्ववाहिनी गंगा है। अब उसी गंगा में बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक पता चला कि कोई लग्जरी क्रूज चलने वाला है, उसका नाम है गंगा विलास। तो गंगा को लेकर के ये इनके विकास का मतलब है विलास। जो विलास कर सकते हैं उनको विलास करने का मौका दो, उनको अयास करने का मौका दो। तो ये इस देश में जो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का अंग्रेजी में नाम था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, मतलब सबसे जो अमीर लोग हैं वो बचे हुए हैं। सर्वाइवल, आपको अमीर होना पड़ेगा बचे रहने के लिए। हमने कहा कि भारत में अमीर सिर्फ बचे हुए नहीं है, ये सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नहीं है, यहाँ तो इनका जश्न चल रहा है, फेस्टिवल ऑफ द रिचेस्ट। तो ये जो स्थिति है विकास के नाम पर, जहाँ वंदे भारत और गंगा विलास और स्मार्ट सिटी के नाम पर इधर उधर के साइन बोर्ड, ये है विकास। उस विकास में तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो विकास का पैमाना है कि सबके पास शिक्षा, सब हाथ में काम, हर खेत में पानी, लोगों को अपनी तमाम बुनियादी जरूरतें उसकी गारंटी हो। वो बुनियादी जरूरत, एक जमाने में हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान, आज सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चल सकता। आज हमें शिक्षा की भी गारंटी चाहिए, आज हमें स्वास्थ्य की भी गारंटी चाहिए। आज हमारे नौजवान कहेंगे, वो कह दिया गया है कि डिजिटल एजुकेशन होगा, हमें इंटरनेट की भी गारंटी चाहिए। तो आज का जो जमाना है, इस आधुनिक जमाने में, नए जमाने में हमें सब कुछ चाहिए। पक्का मकान, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर भारतीय को मकान मिल जाए। अभी आप देखेंगे कहीं मकान की बात अब नहीं हो रही है, अब बुलडोजर की बात चल रही है। मकान नहीं, बुलडोजर से मकान जो बने हुए थे, बने हुए मकानों को गिराया जा रहा है। उस समय तक बात हो रही थी कि सभी मकान में 24 घंटा बिजली, अब बिजली की बात नहीं हो रही है, बिजली बिल आ रहा है और बिजली बिल दिखा करके बिजली का कनेक्शन कट दिया जा रहा है। उस समय कह रहे थे कि सबके घर में नल से जल, पीने का पानी और शौचालय का इंतजाम करेंगे। अभी वो बातें ही खत्म हो गई। अब देखिए, शौचालय की चर्चा खत्म, पीने के पानी की चर्चा खत्म, वो पूरे 24 घंटा बिजली की चर्चा खत्म, सबके लिए पक्का मकान, ये सारी चर्चा खत्म। अब चर्चा क्या हो रही है? अब चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर, आप चर्चा कर रहे हैं कि फिर एक बार नफरत। अब चर्चा क्या कर रहे हैं कि हमें G20, दुनिया के 20 देशों का एक समूह है जिसमें भारत भी है, दुनिया के बड़े बड़े देश उसमें है, उसमें अमेरिका है, उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, उन तमाम देशों में भारत है, 20 देशों का। और बारी बारी से कभी इस देश में कभी उस देश में उसका सम्मेलन होता है। जैसे हमारा यहाँ महाधिवेशन हो रहा है, उसका भी सालाना सम्मेलन होता है। अब वो सम्मेलन का मौका भारत में अभी आया है, तो भारत में सम्मेलन हो रहा है। अब वो इसी को दिखा रहा है कि देखो हम विश्व गुरु बन गए। अरे ऐसे अगर सम्मेलन करा के विश्व गुरु बनना है, तब तो दुनिया के 20 देश में सभी लोग विश्व गुरु हैं, क्योंकि 20वां नंबर पर हमारे यहाँ सम्मेलन हो रहा है। G20 का सम्मेलन तमाम देशों में हो चुका है। अगर G20 के सम्मेलन से कोई विश्व गुरु हो जाते हैं, तब तो दुनिया में सारे लोग विश्व गुरु हैं। तो अब ये जो झूठ बोल करके
हमारे सारे मुद्दों को दबा करके, गायब करके ये जो कोशिश होगी, तो हमें बिल्कुल सजग रहना होगा। कुछ हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या 24 के चुनाव की तैयारी है। हमने कहा बेशक चुनाव की तैयारी की। भारतीय जनता पार्टी ये तो चुनाव मशीन है, ये तो चुनाव वाले मशीन है। उनका तो एक ही काम है, चुनाव लड़ना। एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी, आज यहाँ कल वहाँ, हमेशा चुनाव करते रहते हैं। तो इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। अगर 1 दर्जन सीटें मिली हैं विधानसभा में, 7 सीट पर हम हार गए, तो हमें और तैयारी तेज करनी होगी, ताकि आने वाला चुनाव में इससे भी बेहतर हम प्रदर्शन कर सके। और ये सब लोग बिहार में आप कह रहे हैं कि माले की ताकत बढ़ती है तो महागठबंधन की ताकत बढ़ती है। ये माले का स्कोरिंग रेट था, 19 सीट पर लड़ करके 12 सीट हम लोग जीते, तो तब वह लोग कहने लगे भाई आप लोगों को कुछ और सीट मिलती लड़ने के लिए तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए रहते, सरकार बदल गई रहती। तो ये है माले की ताकत, इसीलिए हम तैयारी जरूर करेंगे और इसी से महागठबंधन को और ताकत मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि महागठबंधन बिहार में और मजबूत हो, पूरे देश में मजबूत हो, व्यापक विपक्षी एकता निर्माण। तो माले की अपनी मजबूती, अपना संगठन आंदोलन उसकी और ज्यादा गति, और इसके साथ साथ व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण आज इसकी जरूरत है। और इसी विपक्षी एकता के बल पर पूरे देश में अब देख रहे हैं कि बिहार में भी महागठबंधन का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अलग थलग है, कोशिश है कि महागठबंधन में कुछ तोड़फोड़ कर दिया जाए, किसी एकाध नेता को इधर उधर कर लिया जाए, कुछ नए लोगों को लेकर के फिर से कुछ कर दिया जाए। ये खुराफत करने वाले लोग हैं, ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे, खरीद फरोख्त की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो महागठबंधन बना, उम्मीदों का, लोग चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी ताकत है, तो इस ताकत से हम भाजपा को अलगाव में डाल सकते हैं। तो ये रास्ता पूरे देश में अपनाने की जरूरत है। और इसीलिए इस बार जो पार्टी का महाधिवेशन है, हमने सोचा कि महाधिवेशन में हम अपने संगठन की बात तो जरूर करेंगे, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे, और इसके साथ साथ जो आज देश को चाहिए व्यापक विपक्षी एकता, आज जो देश को चाहिए एक मजबूत वामपंथी एकता, हम इसकी भी बात करेंगे, इस दिशा में भी तैयारी करेंगे। और इसीलिए हमें इस बात की खुशी है, आप देख रहे हैं कि इस बार जो हमारा महाधिवेशन हुआ है, इस महाधिवेशन में मंच पर आपने देखा मार्क्सवादी समन्वय समिति जो पूरे झारखंड का एक मजबूत संगठन है, कॉमरेड A.K. राय ने, कॉमरेड आनंद महतो ने इसका निर्माण किया था 50 साल पहले। आज कॉमरेड A.K. राय हमारे बीच में नहीं है, कॉमरेड आनंद महतो हमारे बीच में हैं, और भी साथी हैं। तो इन साथी लोग अभी आए हैं हमारे महाधिवेशन में, तो एक एकता मजबूत हो रही है। तो वामपंथी एकता और मजबूत हो, वामपंथ की दावेदारी मजबूत हो, आंदोलन मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, नागरिकों का, महिलाओं का सारा आंदोलन और तेज हो। तो इसीलिए कल हम जो सम्मेलन का उद्घाटन सत्र रखे हैं, उसमें तमाम पार्टियों को हमने इनवाइट किया है, CPI, CPM, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक से लेकर हमारे मंच पर हैं मार्क्सिस्ट के साथी, हमारे मंच पर हैं लाल निशान पार्टी महाराष्ट्र के, उनके साथी हमारे बीच में आएंगे। पासला जी जो पंजाब से लेकर केरल तक एक अलग पार्टी बना रहे हैं। तो वामपंथी एकता। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस समय जो हम दुनिया भर में लड़ रहे हैं, हम परेशान हैं, पूंजीवाद के संकट, ये कोविड का संकट, ये जलवायु का संकट दुनिया को परेशान करके रख दिया। कहीं कोई ठिकाना नहीं है, लोगों के पास अभी किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी तरह की कोई निश्चयता नहीं है। पूरी दुनिया में लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, और वो जो दुनिया भर में संघर्ष चल रहे हैं लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकार के लिए, ये दुनिया बनी रहे और इस दुनिया जीने लायक रह जाए, हवा मिले, पानी मिले पीने का, ये सारा कोयला के नाम पर जो कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, और कॉरपोरेट लूट से दुनिया को, प्रकृति को नष्ट कर दे रहे हैं। तो प्रकृति बची रहे, इसके लिए बड़ी लड़ाई है। हमारी कोशिश है कि हमारे महाधिवेशन में भी इन तमाम विषयों पर चर्चा हो, जोशीमठ से लेकर के दुनिया के पैमाने पर जो प्रकृति की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, लूट के खिलाफ और बर्बादी के खिलाफ, तबाही के खिलाफ, तो ये हम बात करेंगे। 17 तारीख उस पर हमारे बहुत सारे साथी कई देशों से आए हैं, हमारे बीच में बांग्लादेश से आए हुए साथी हैं, नेपाल के साथी पहुँचे हैं, श्रीलंका के साथी उनको वीज़ा नहीं मिला, पाकिस्तान के साथियों को वीज़ा नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया के एक साथी आए हैं, वेनेजुएला से आ रहे हैं, कई देशों से लोग आ रहे हैं।
ये सत्र होगा। और 18 तारीख को जो लोकतंत्र बचाओ कन्वेंशन है, इसमें हमने और सारे नेताओं को, नीतीश जी भी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, उसमें जीतन राम मांझी जी को भी आना है, सलमान खुर्शीद साहब को भी आना है, हेमंत सोरेन जी को भी आना है, तमिलनाडु के नेता को भी आना है। हम कोशिश करेंगे कि महाधिवेशन से एक मजबूत वामपंथी एकता, मजबूत विपक्षी एकता, एक बड़ी एकता और बड़ी एकता के साथ साथ तेज संघर्ष, इसकी पूरी एक वार्ता पूरे देश में जाए, ये संदेश जाए। तो साथियों, ये तैयारी 2023, क्योंकि 24 की लड़ाई सामने है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं, तो ये तैयारी तेज करनी होगी। और ये तैयारी सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कांग्रेस के साथियों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हमने देखा कि वहाँ जाकर के उसका समापन हुआ कश्मीर में। तो अच्छी बात है, अगर कांग्रेस मजबूत होती है, कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार होता है, तो पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। और इसीलिए जैसे कांग्रेस ने किया है, आज यहाँ हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। माले अगर मजबूत होती है, माले की ताकत बढ़ती है, सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में, पूरे देश भर से करीब 2000 साथी हमारे बीच में प्रतिनिधि इस बार आए हैं, और माले के इतिहास का सबसे बड़ा महाधिवेशन है। हर जगह से आए हैं, जम्मू कश्मीर से साथी पहुंचे हैं, अभी एक साथी आए अंडमान से आए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके, अंडमान से लेके, गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण के तमाम राज्यों से। त्रिपुरा में चुनाव चल रहा है, फिर भी 2 साथी आ गए हैं महाधिवेशन में। वो चुनाव में है, लेकिन जहाँ साथी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ के साथी यहाँ महाधिवेशन में आ गए हैं। तो देश भर से साथी आए हैं। तो इस महाधिवेशन, ये पार्टी को अगर इससे मजबूती मिलती है तो पूरे विपक्ष के लिए अच्छी बात है। अभी पूर्णिया में एक रैली होने वाली है 25 तारीख को, जरूर 25 तारीख को हम अपने साथियों से कहेंगे, पूरे सीमांचल के साथियों से कहेंगे कि पूर्णिया की रैली में आप बड़ी तादाद में उसमें शिरकत करें और बिल्कुल वो महागठबंधन की ताकत को मजबूत करें, क्योंकि सीमांचल में बहुत जबरदस्त साजिश है भारतीय जनता पार्टी वालों की, बहुत गहरी साजिश है। वो आकर के उटपटांग बोलते रहते हैं। उनकी कोशिश है कि सीमांचल में हम एक यूनियन टेरिटरी बना दें, उनकी कोशिश है बंगाल में, उत्तरी बंगाल में एक हम यूनियन टेरिटरी बना दें, क्योंकि आजकल ये राज्यों में जहां उनकी सरकार नहीं है, खासतौर पर वो चाहते हैं कि गवर्नर के जरिए हम राज करें। गवर्नर को बना दिया है, पार्टी नेताओं को गवर्नर बनाते हैं और गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं पार्टी नेताओं के तौर पर। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, जिन्होंने शायद अयोध्या का जजमेंट लिखा था, हम देख रहे हैं कि जजमेंट के बाद उनको भेज दिया है गवर्नर बना करके किसी प्रदेश में। तो ये जो गवर्नरों का इस्तेमाल करके यूनियन टेरिटरी बना करके ये जो कोशिश कर रहा है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसको 50 किलोमीटर जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक उसके हवाले कर दिया गया कि वहाँ BSF का राज चलेगा। तो बहुत खतरनाक कोशिश है सीमांचल में, उत्तरी बंगाल में। इसीलिए भाजपा वालों की हर साजिश के खिलाफ, हर खुराफत के खिलाफ हमें तो बिल्कुल सजग रहना होगा और तैयार रहना होगा। इसीलिए ये रैलियों की, ये माले की रैली कोई अलग थलग रैली नहीं है, ये विपक्ष की रैलियों की बाढ़ आ जाए, श्रृंखला रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाए। इस सिलसिले को हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, आज गांधी मैदान से, और बिहार में हम कहेंगे कि और ऐसी रैलियाँ हमारी पार्टी की भी, महागठबंधन की भी हो, मिली जुली हो, अलग अलग हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, ये गति तेज होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौन होंगे, हमने कहा ये कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का है कि उस पार्टी में अब उसकी पॉलिसी है कि एक पार्टी एक नेता। अब एक ही नेता का फोटो, मोदी जी कहते हैं कि हम फोटो चमकाने वाले नहीं हैं, फोटो की राजनीति नहीं करते, मीडिया में रह करके राजनीति नहीं करते, लेकिन ऊपर से लेके पंचायत तक वो मोदी की ही फोटो है। वो राशन की थैली हो, जहां हो, वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो। हम तो कह रहे थे वैक्सीन को, कोविड में डेथ सर्टिफिकेट में भी मोदी जी की फोटो लगा दीजिए। जो आप देश के लोगों को मौत बांट रहे हैं, परोस रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करिए, डेथ सर्टिफिकेट में भी यहाँ मोदी की फोटो डालिए। तो वो जो करते हैं एक नेता एक चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी, ये RSS का है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, विशाल देश है, विविधता से भरा है। हम चाहते हैं कि वन पार्टी रूल ना हो, हम चाहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान में बना रहे। तो अगर बहुत सारे दल होंगे तो बहुत सारे दल के बहुत सारे नेता भी होंगे,
बहुदलीय सिस्टम होगा, बहुत सारे नेता होंगे तो प्रधानमंत्री बनने लायक भी बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे नेताओं के मन में इच्छा होगी कि हम भी बने। कोई दिक्कत क्या है इसमें? जब समय आएगा तो कोई एक प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए जो लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई नीतीश जी चेहरा होंगे कि राहुल जी चेहरा होंगे कि ममता बनर्जी चेहरा हो जाएंगी, तो हमें लगता है कि ये सब बेकार के सवाल है। जब वक्त आएगा तो चेहरा होगा। अभी बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे 100 फूल खिलने दो तो 100 चेहरे आगे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देश की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये विपक्ष की मजबूती है, विपक्ष की कमजोरी नहीं। तो साथियों, 2023 का पूरा साल इस तैयारी को और तेज करिए, लेकिन हर तैयारी में ये बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, हम ममसी से बात खत्म करेंगे कि पार्टी मजबूत हो। पार्टी मजबूत होगी, नीचे जनता की एकता मजबूत होगी, किसानों में, गरीबों में, नौजवानों में, मजदूरों में संगठन आंदोलन तेज होगा तभी। ये नहीं तो अब अगर ये आप लोग समझेंगे कि ऊपर कोई गठबंधन बन रहा है, ऊपर बातें हो रही है, इसी से बात बनेगी, इससे बात बनती नहीं है। इससे बात थोड़ा फैल सकती है, लेकिन बात तो बनती है ज़मीन से, बात तो बनती है नीचे के संघर्ष, नीचे की एकता। और इसीलिए हमने जो नारा दिया है, फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। वो आज़ादी के आंदोलन के दौर के शहीद और हमारे भाकपा माले आंदोलन के, हर जगह जहाँ भी चले जाओ, जिस जिले में जाओ, जिस पार्टी ऑफिस में जाओ, शहीदों की लंबी फहरिस्त। ये सारे जो शहीद हमारे बीच में अधूरा काम छोड़ के गए हैं, सपना छोड़ करके गए हैं, उन सपनों को पूरा करना, उस काम को पूरा करना, उस मिशन जो हम कहते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये सारा मिशन जो अधूरा है उसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए मजबूत पार्टी चाहिए, मजबूत एकता चाहिए। और इसीलिए आप तमाम साथियों से फिर एक बार अपील करेंगे, ये जो ताकत आज आपने यहाँ दिखलाई है, ये जो ताकत है, लोग कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों को बड़ी रैली करने का मतलब करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा, पैसा झोंकना पड़ेगा, गाड़ी भेजी जाएगी, लोग हैं वहाँ से आएगा। ये माले की ताकत है जो जमीन से खड़ा होकर के खुद चल करके पूरे गांधी मैदान तक जो आ जाती है। इस ताकत का, इस परंपरा का, ये जो जनता पर निर्भर होकर के, अदानी निर्भर, अंबानी निर्भर पार्टी नहीं बनाना है, सरकार निर्भर राजनीति नहीं करनी है, ना सरकार पर निर्भरता, ना प्रशासन पर निर्भरता, ना किसी पूंजी पर निर्भरता है तो सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर, जनता के स्वार्थ पर, जनता की ताकत पर निर्भर है। और प्रतिबद्धता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के प्रति और हमारे विचारधारा के प्रति। ये जो कम्युनिस्टों ने सोचा था कितने पहले, कितनी जगह समाजवाद आया, कहीं चला गया, फिर संघर्ष हो रहा है कि एक ऐसा समाज बनेगा जिस समाज में शोषण नहीं होगा, जिस समाज में सबको बराबरी मिलेगी, वो बराबरी वाला समाज वो लाना है। वो सबके लिए पूरी आज़ादी, सबके लिए पूरा अधिकार, वो दिन लाना है। तो वो दिन लाने का संकल्प ये मजबूत रहे, संगठन मजबूत रहे, और जैसी भी परिस्थिति हो पूरी ताकत के साथ लड़ना है। लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचे हैं और लड़ते लड़ते और आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये बिहार से ये संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 24 में क्या होगा, कि 24 में जनता निश्चित तौर पर जब आगे बढ़ेगी, बिहार जगा हुआ रहेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर 24 में हमें छुटकारा मिलेगी इस मोदी सरकार से। ये बर्बादी और तबाही की नीतियों से, आरएसएस की नफरत और साजिश की राजनीति से छुटकारा देश को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और सजग तैयारी, इसके साथ हम लोग जाएंगे। आप तमाम साथियों को, बिहार के हर कोने से जो साथी इतनी मेहनत करके आए हैं, और देश भर से जो हमारे डेलीगेट साथी पहुँचे हैं, लंबा सफ़र करके, लंबी दूरी तय करके, तमिलनाडु से आए हैं, भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दिल में वही बात है, वही संकल्प है। वो आए हैं, कहाँ से आए हैं, भाषा बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज यहाँ जमा है। हमारे जो अगुआ साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, आज यहाँ जमा है। हमारे बीच में हमारे बांग्लादेश के साथी हैं, नेपाल के साथी हैं, और उन तमाम साथियों को भी हम भरोसा दिलाना चाहेंगे कि ये भारत सरकार, अभी तो अदानी अंबानी की सरकार चल रही थी, अदानी की सरकार थी
तो मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं और अदानी को ठेका दिलवाते हैं। गोड्डा में बिजली बनती है, गोड्डा के लोगों की ज़मीन चली जाती है, झारखंड के लोगों को कोई बिजली नहीं मिलती, उनको धुआं ही धुआं, प्रदूषण ही प्रदूषण मिलता है। और बांग्लादेश के लोगों को भी महंगी बिजली मिलती है, जिस बिजली की उनको ज़रूरत नहीं थी। तो बांग्लादेश को महंगी बिजली, झारखंड के लोगों को धुआं और उनके किसानों की पूरी ज़मीन छीन करके, ये जो अदानी वाला मॉडल है और अदानी अंबानी वाला रास्ता है, हिंदुस्तान जब बदलेगा तो निश्चित तौर पर पूरी दक्षिण एशिया में एक बराबरी, सबके बीच में भाईचारा, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम देश, उन देशों के भी हितों का पूरा ख्याल, क्योंकि हम सब लोग, हमारा इतिहास एक है पुराना, हमारा संस्कृति भी हमारी एक है, हमारे देशों में करीब करीब स्थितियां भी एक जैसी हैं, इसीलिए हमारा फ्यूचर एक है और एक साथ मिल करके हम लोग लड़ेंगे। इसी के साथ हम तमाम साथियों को जो हमारे बीच में आए हैं, अपने प्रतिनिधि साथी, अपने अतिथि साथी, और इस रैली में शिरकत करने के लिए, ये जो लाल लाल कर दिया है अपने पटना को, ये जो लाल नज़ारा आपने पेश कर दिया है इस गांधी मैदान में, बिहार के तमाम साथियों को लाखों लाख लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।